मेरे साथ अब मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ने वाली है। देखिए, दिव्या से ना हम कुछ चीज़ें समझने वाले हैं। पहली चीज़ जो दिव्या हमें बताने वाली है वो ये है कि सही असेट एलोकेशन जो है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आज हम असेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है आप ये भी समझिए कि सही असेट एलोकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा जो है दिव्या आपको ये भी बताएंगी कि सही असेट एलोकेशन जब आप करते हैं तो उससे आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, और असेट एलोकेशन करते हुए किस तरह की जो गलतियां हैं उनसे आपको बचना चाहिए, ये भी आपको दिव्या समझाने वाली है। तो काफ़ी काम की चीज़ें जो है वो दिव्या हमारे पास लेकर आ रही हैं। तो दिव्या के पास चलते हैं और ये सारी बातें जो हैं उनसे समझते हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, आज ये 3 चीज़ें हम आप सभी को समझाएंगे कि क्यों आपके लिए एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए एसेट एलोकेशन के वक्त। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़रूरी क्यों है आपके लिए एसेट एलोकेशन। तो देखिए, उम्र, गोल और रिस्क के हिसाब से जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहता है अगर आप एसेट्स को अच्छे से एलोकेट करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उम्र को देखते हुए एलोकेट करते हैं। इसके अलावा सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट मिक्स से रिटर्न बेहतर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, अच्छा आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करा है, आपको पता है गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट है, डेट में है, इक्विटी में है, तो इससे एक बेहतर रिटर्न आपके लिए जनरेट हो सकता है। साथ ही रिस्क कम और ग्रोथ का मौका आपको ज़्यादा मिलता है जब आपका पैसा जो है एक बैलेंस जगह पे इन्वेस्ट होता है, साथ ही एक ऐसी जगह पे भी इन्वेस्ट होता है जहाँ पे रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जो है स्थिरता उसमें बनी रहती है जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, रिस्क कम रहता है। इसके अलावा आपको बताते हैं क्या फ़ायदे हैं एसेट एलोकेशन के, आपको कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, इससे रिस्क कंट्रोल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से जो है आपके लिए बेहतर हो सकता है। रिस्क जो है कम ही रहेगा तो आपका भी जो है दिमाग शांत रहेगा, पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा तो आप भी खुश रहेंगे। साथ ही इसके अलावा रिटर्न जो है वो भी स्थिर होते हैं, यानी कि रिटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको नहीं नज़र आते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइक दिख रहा है रिटर्न्स में, बहुत ज़्यादा लो जाते हुए दिख रहे हैं जिससे आपको टेंशन हो, तो रिटर्न भी स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से ग्रो होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा गोल जो है आपके टाइम से पूरे होते हैं, समय पर पूरे होते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो भी आपका गोल है, मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए, वो टाइमली आपका गोल जो है पूरा हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा मार्केट वोलेटिलिटी से बैलेंस बना रहता है, बाजार में जो कुछ चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा असर जो है आपके पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ेगा और आपकी घबराहट भी कम रहेगी। अब आपको बताते हैं किन गलतियों से आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ये भी जान लीजिए। देखिए, कम उम्र में डेट विकल्पों में निवेश ना करना। आप ये मत सोचिए कि आपकी एज कम है तो आप इक्विटी में निवेश करेंगे, ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा, नहीं। डेट में आपको शुरू से ही निवेश जो है अपना डाल देना चाहिए, अपने एसेट्स को जो है डेट की तरफ भी एलोकेट करना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड को सुरक्षित विकल्प मानकर उसमें ज़्यादा निवेश करना। कई लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड की कीमतें तो साल दर साल बढ़ती ही जाएंगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा बाजार में, इकोनॉमीज में जो भी चल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल भी होता है। इसके अलावा सिप शुरू करने के बाद रिव्यू नहीं किया जाता। कई लोग सिप में जो है पैसे डालते रहते हैं महीने के महीने, साल दर साल, लेकिन उसे रिव्यू नहीं करते हैं किस तरीके का रिटर्न वो एक पर्टिकुलर फंड दे रहा है, कैसी ग्रोथ है उसकी, ये भी रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग हाई इनकम वाले लोगों के लिए होती है, ये सोच जो है सबसे ज़्यादा गलत है। अगर आप 10,000 रुपये भी कमाते हैं, 1,000 भी कमाते हैं, तो उसमें से भी आप कुछ अमाउंट 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये सेविंग में डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लाखों में करोड़ों में कमाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सेविंग बेहतर होती है। कितना भी कमाते हो बचत करके ज़रूर चलिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया कि एसेट एलोकेशन जो है वो कैसे फ़ायदेमंद है, क्यों ज़रूरी हो जाती है और किन गलतियों से बचना चाहिए। और दिव्या ने आखिर में क्या कहा कि अगर आप 10,000 रुपये भी कमाते हैं तो चाहे आप 10 रुपये, 50 रुपये कुछ ना कुछ सेव कीजिए। SIP तो आप खैर 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। तो किसी भी वर्ग में आप आते हो, लेकिन सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वापस अल्पा जी के पास चलते हैं। अल्पा जी, इस बीच में हमारे पास कुछ दर्शकों के भी सवाल आ गए हैं, तो कुछ सवालों को पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। लखनऊ से अनीता वर्मा का सवाल है, ये कह रही हैं कि मैं 26 की हूं और मेरी इनकम फ्रीलांस है, तो क्या मैं 80% अपना जो है पैसा इक्विटी में रख सकती हूँ?
देखिए अनीता जी, आप 26 साल के हो और आप जरूर अगर एग्रेसिव हो और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क या हाई रिस्क ले सकते हो, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपको स्टेडी इनकम नहीं है क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, तो मेरे हिसाब से आपको अपना जो उम्र के हिसाब से इक्विटी का जो पोर्शन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो तकरीबन 60 to 65% जितना होना चाहिए, ताकि जैसे दिव्या जी ने भी हमको समझाया कि डेट का जो पोर्शन है वो आपके पोर्टफोलियो में चाहे कोई भी उम्र में आप क्यों ना हो, होना ही चाहिए। जबकि आपकी इनकम स्टेडी हर महीने नहीं है, आप फ्रीलांसिंग में काम करते हो तो कभी ज्यादा कभी कम मिल सकता है आपको, तो मैं एसआईपी की सलाह नहीं दूंगी। हालांकि कम एसआईपी, कम अमाउंट की एसआईपी आप जरूर कर सकते हो जो आपको पिंच ना करे, पर एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको मेरे हिसाब से लमसम बहुत जोर देना चाहिए। और जो भी आप लमसम करते हो आप 40%, 35 to 40% डेट में डालिए। जीसेक फंड्स होते हैं, डेट सेंट्रिक हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड बहुत अच्छी तरह से आप निवेश कर सकते हो जो कंजर्वेटिव होते हैं। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले बॉन्ड फंड्स जो है आप उसमें भी निवेश कर सकते हो। आर्बिट्राज फंड है, ये सारे फंड्स में आप एटलीस्ट 35 to 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो करिए, और बाकी का जो है वो आप इक्विटी में जरूर लगाइए। अगर आपको ये अलग अलग पोर्टफोलियो या बैलेंस नहीं मैच करना है तो हाइब्रिड फंड जो होता है ना, उसमें आप ऑटोमेटिकली 65% इक्विटी में हो जाते हो और 35% डेट में होते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक एसेट एलोकेशन हो जाता है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में तकरीबन 35-40 साल पुराने स्कीम्स है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंसिस्टेंटली कि मुझे नहीं लगता इससे बेहतर ऑप्शन हम निवेशकों के पास हो सकता है। ठीक है अनीता जी, तो सबसे पहले तो इक्विटी का जो अपना आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, जैसा कि अल्पा जी ने बताया 60 से 65% रखें क्योंकि आपकी स्टेडी इनकम नहीं है।